नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया, केसरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में शुरू किया था इन्होंने और यह 1931 तक चलता रहा और इसका प्रकाशन गांधी जी द्वारा ही किया जाता था। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड किप्सन ने। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने। यह नीति कब शुरू की गई थी? तो यह नीति 1905 से ही शुरू कर दी गई थी जब बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के समय यह नीति की शुरुआत मानी जाती है। बंगाल विभाजन कब हुआ था कभी पूछ लिया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। साथ ही इससे एक चीज़ और याद करने वाली है जो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की जो हमारे देश का सबसे बड़ा आंदोलन और पहला आंदोलन था एक मास लेवल पे, उसकी शुरुआत भी बंगाल विभाजन के बाद 1905 से ही मानी जाती है। तो ये भी इसके साथ ही कनेक्ट करके पढ़ना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में या सैन फ्रांसिस्को में? तो इसका सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। हालांकि बहुत सारी बुक्स में जब भी आप देखने जाएंगे तो आपको लाला हरदयाल का नाम आएगा। तो लाला हरदयाल का नाम भी आप मान सकते हैं क्योंकि इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है। साथ ही इन्होंने गदर नामक पत्रिका निकाली थी। गदर नामक पत्रिका निकाली थी जो कि कहाँ से प्रकाशित होते? यहीं सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होते गदर नामक पत्रिका, जिसके कारण इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1947 में, 1950 में, 1939 में, 1937 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1939। 1939 में हुआ क्या कि एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन में ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने से पहले इन्होंने क्या किया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो गांधी जी द्वारा समर्थित थे। गांधी जी ने जिनका समर्थन किया था, इसके लिए इनका काफ़ी विरोध हुआ और इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और अपनी एक खुद की 1939 में एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बहुत पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किस राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, लाला लाजपत राय को, मोतीलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है। ये लोगों के लिए समर्पित थे, लोगों के लिए इन्होंने बहुत सा काम किया था, इसलिए इन्हें एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था लोक हितवादी। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, एम वस ने या अन्य ने? तो इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो इसकी सभ्यता की खोज 1921-22 में की गई थी और इसकी खुदाई से ये संबंधित हैं क्योंकि इन्होंने उसकी खुदाई की थी, तो इसीलिए दयाराम साहनी का ही इसमें नेतृत्व था। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वो कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अगर देखा जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने जब वहाँ पे 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो इन्होंने क्या फैसला किया? इन्होंने कहा कि हम संलेखना, जैन धर्म में एक होती है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति को जरूर याद करना है कि संलेखना पद्धति है क्या? भूख के द्वारा प्राण का त्याग कर देना, भूख के द्वारा प्राण त्याग करना, इसे संलेखना पद्धति कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भूख द्वारा अपनी प्राण त्यागे थे, इसलिए इनको जैन मुनि की तरह उपवास करके प्राण त्यागने की उपाधि मिली हुई है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम के द्वारा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के द्वारा या मोहम्मद गौरी और अजय पाल के द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ही थे और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। परंतु अगले ही साल 1192 में फिर से युद्ध हुआ इन दोनों जन के बीच और इसमें मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और वहीं से सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है। भारत में सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने, शहादत खान ने, सरफराज खान ने, अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा शहादत खान। तो इन्होंने कब उससे पृथक हुए थे? तो नए अगर बंगाल राज्य की स्थापना की बात की जाए तो बंगाल राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी। कब की थी कभी पूछा जाए तो आपसे, तो इन्होंने की थी 1720 के आसपास। 1720 के आसपास इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इन्होंने नए बंगाल राज्य की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। खास बात क्या है विधवा पुनर्विवाह कानून की कि इसमें हमारे भारतीय जिनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर, जो कि संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हीं के योगदान के कारण यह एक्ट बन पाया था। और कभी पूछा जाए कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग, जिनके समय पे यह एक्ट पास हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद या 1799 के बाद? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 के बाद। क्यों उन्होंने ऐसा किया? उनके ऐसा करने का रीजन ये था कि 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इस बात से अंग्रेज काफ़ी डर गए थे। उन्हें पता था कि अगर भारतीय संगठित हो जाएंगे तो उनका यहाँ से जाना तय होगा। इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम और अन्य कम्युनिटीज़ के बीच में इसी समय अलगाव और भेदभाव शुरू कर दिया, जिसकी नींव उन्होंने और पुख्ता की कब जाके 1909 में, जब उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की और जिसका दंश आज तक भारत झेल रहा है, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में गृह कितने वर्षों तक चला? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। अगर देखा जाए तो इस युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 1856 के आसपास और ये चला कब तक था? 1863 तक। कभी कभी आप देखेंगे इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 सालों तक चला और ये उत्तराधिकार का युद्ध था। और ये इसी वजह से यहाँ पे भारत में भी, इंग्लैंड में और फ्रांसीसियों में कई बार हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय एशिया से, यानी कि केंद्रीय नहीं, यहाँ पे होगा मध्य एशिया। ठीक है, यानी कि कहाँ से आए थे हमारे आर्य? देखा जाए तो आर्य कब के थे? हमारे को देखते हैं कि हमारे वैदिक कल्चर की शुरुआत जो होती है, ठीक है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। और वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब से होती है? 1500 बीसी के आसपास। 1500 बीसी के आसपास शुरुआत होती है और इनका आगमन मध्य एशिया से माना जाता है। मध्य एशिया से कौन सा? बैक्टीरिया वाले रीजन से माना जाता है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की? तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी जो कि गौर जनजाति का था, यह अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान में एक गौर वंश था, उसका शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुगल काल में 1613 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना कहाँ? सूरत में स्थापित किया था। और बाद में इस कारखाने और भी जैसे मछलीपट्टनम और कोलकाता जैसे कई शहरों में धीरे धीरे फैलता चला गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड के द्वारा, निजाम के द्वारा, अवध के द्वारा या झांसी के द्वारा? तो पहली सहायक संधि निजाम के द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर होगा। यह संधि कब की गई थी? 1799 में। सहायक संधि क्या है? एक अंग्रेज अधिकारी, या ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी जो कि जिनका नाम था लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने इस संधि की शुरुआत की थी। इसमें क्या होता था? इसमें हम सहायक संधि में देखते थे कि अंग्रेज अपनी सेना किसी राजा के यहाँ रखते थे और उस राजा के वहन पे उस राजा ही उसका पूरा खर्च उठाता था और अंग्रेज अधिकारी अपने अनुसार उस सेना पे कार्य करते थे। एक तरह से कह सकते हैं तो प्रोटेक्शन के तौर पे सेना रखी जाती थी और उस प्रोटेक्शन का पैसा भी जिसको प्रोटेक्शन दिए थे उससे लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फाहियान। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और ये काफ़ी समय तक भारत में रहा और इन्होंने
बौद्ध विहारों में जाके पढ़ाई लिखाई की और साथ ही यहाँ पे काफ़ी घुमा फिरा और यहाँ से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को लेके अपने साथ वापस गए। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? अकबर को, बाबर को, शाहजहां को या जहांगीर को? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। क्यों उन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? हम सब जानते हैं कि शाहजहां ने क्या आगरा का ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने क्या आगरा का ताजमहल बनवाया था। साथ ही अगर देखा जाए तो शाहजहां के बारे में एक चीज़ और फेमस है कि आप देखते हैं दिल्ली का लाल किला, जहां से हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं हर साल, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां करवाए थे। और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बहुत बड़ी इमारतें, जैसे मोती मस्जिद भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं में सबसे अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने एक नए पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था खालसा पंथ। खालसा से क्या मतलब है? खालका का मतलब होता है प्योर, प्योरिटी से मतलब होता है। और इन्होंने पूरी सिख कौम को किसमें? एक सेना में तब्दील कर दिया था, ताकि सिख अपनी रक्षा स्वयं करें और एक सेना के तौर पर रह सकें। तो आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको इतिहास के नए, हिस्ट्री के नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने बेटा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।